स्वागत है। आज हम भारत में शहरी स्थानीय शासन मतलब कि अर्बन लोकल गवर्नेंस की काफ़ी कह सकते हैं जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है शहरी निकाय .pdf। इसके कुछ ज़रूरी हिस्सा हैं और इरादा यही है कि इसमें से खास जानकारी निकालकर समझें कि भाई हमारे शहर आखिर चलते कैसे हैं। बिल्कुल, ये जो शहरी स्थानीय सरकार है जिसे हम आमतौर पर नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, वो भारत के गवर्नेंस सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी तीसरा लेवल है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये स्रोत इन निकायों के बनने, इनके अलग अलग प्रकार और शहरों की जिंदगी में इनके रोल के बारे में क्या बताता है। मतलब सीधा लोकल डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट से जुड़ा मामला है ये। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शहरी स्थानीय सरकार है क्या चीज इस दस्तावेज के हिसाब से? देखिए, स्रोत इसे शहरी इलाकों में गवर्नेंस का एक सिस्टम बताता है जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदों मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलता है। इसे भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। और खास बात यह है कि इसे सभी राज्यों में सरकार के तीसरे टियर या स्तर के तौर पर बनाया गया है। मेन मकसद है लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी को जमीनी हकीकत बनाना। ये सिस्टम कोशिश करता है कि शहर के लोग उन फैसलों में सीधे हिस्सा ले सके जो उनकी जिंदगी पर असर डालते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि गवर्नेंस में एक्टिव भागीदारी। इससे तो फिर शहरी विकास के कामों में असर और जवाबदेही दोनों बढ़नी चाहिए। ये तो ग्रासरूट लेवल पर गवर्नेंस को मजबूत करने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। माना यही जाता है कि जब लोकल लोग सीधे शामिल होते हैं तो पॉलिसी और प्रोग्राम्स उनकी असल जरूरतों के ज्यादा करीब होते हैं। अब इस दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है कि ये सारे शहरी निकाय एक जैसे नहीं हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में करीब करीब 8 तरह के अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी हैं। इतनी वैरायटी क्यों? सही कहा आपने। स्रोत इन 8 प्रकारों को लिस्ट करता है: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप या बस्ती, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन एजेंसी। ये विविधता दिखाती है कि भाई अलग अलग तरह के शहरी इलाके हैं, बड़े महानगर हैं, छोटे कस्बे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, मिलिट्री एरिया हैं, तो उनकी प्रशासनिक ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। इसीलिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं। हम कुछ खास प्रकारों पर फोकस करेंगे जिनके बारे में स्रोत में थोड़ा विस्तार से है। ठीक है, तो सबसे बड़े वाले से शुरू करते हैं, नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। स्रोत कहता है कि ये बड़े शहरों, महानगरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। हाँ, नगर निगम आम तौर पर उन शहरों के लिए होते हैं जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, जो इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं और जहाँ सिविक सर्विसेज की ज़रूरतें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। और ये बनते कैसे हैं ये भी ज़रूरी है। ये उस राज्य की विधानसभा के एक्ट से बनते हैं या अगर शहर किसी यूनियन टेरिटरी में है तो पार्लियामेंट के एक्ट से। और जैसा स्रोत बताता है ये भी हो सकता है कि किसी राज्य में सारे नगर निगमों के लिए एक ही कानून हो या हर एक के लिए अलग अलग। ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और इसका अंदरूनी ढांचा कैसा होता है? मतलब कौन फैसले लेता है, कौन उन्हें लागू करता है, ये पावर बैलेंस समझना जरूरी है। स्रोत के मुताबिक नगर निगम में मेनली 3 अथॉरिटीज होती हैं: परिषद, स्थायी समितियां और नगर आयुक्त। आप कह सकते हैं ये निगम की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं। परिषद से शुरू करते हैं। ये क्या करती है? परिषद जो है वो निगम की विचार विमर्श करने वाली मतलब डेलिबरेटिव और कानून बनाने वाली यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच है। इसमें मुख्य रूप से जनता द्वारा चुने गए पार्षद होते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी हो सकते हैं जिनके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का खास ज्ञान या अनुभव हो, पर असली लोकतांत्रिक आधार तो चुने हुए पार्षद ही हैं। यहीं शहर के लिए नीतियां बनती हैं, बजट पास होता है, बड़े मुद्दों पर बहस होती है। और इस परिषद का हेड कौन होता है? हमने मेयर के बारे में काफी सुना है, उनका क्या रोल है? हाँ, महापौर या मेयर परिषद का औपचारिक प्रमुख होता है। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर राज्यों में उनका चुनाव 1 साल के लिए होता है, जिसे रिन्यू किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, उन्हें मुख्य रूप से एक सेरेमोनियल फिगर या सजावटी व्यक्ति माना जाता है। उनका मेन काम परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। उनकी मदद के लिए एक डिप्टी मेयर भी होते हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है कि इतने बड़े शहर के चुने हुए हेड का रोल ज्यादातर सेरेमोनियल है। तो फिर असली एग्जीक्यूटिव पावर और रोजमर्रा के काम कहाँ होते हैं? स्थायी समितियां, उनका क्या रोल है?
बिल्कुल सही सवाल है आपका, और यहीं पर स्ट्रक्चर का बैलेंस दिखता है। देखिए, मेयर का रोल औपचारिक होने का एक कारण शायद बड़े शहरों में पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज के बीच पावर को अलग रखना हो। यहाँ पर स्थायी समितियां बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये परिषद के अंदर काम करने वाले छोटे ग्रुप्स होते हैं जो खास एरिया पर फोकस करते हैं, जैसे पानी सप्लाई, सफाई, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, सड़कें वगैरह। क्योंकि परिषद तो काफी बड़ी हो सकती है, तो ये समितियां मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने और फैसले लेने में मदद करती हैं। ये परिषद को उसके काम में मदद करती हैं और संबंधित डिपार्टमेंट के काम पर नजर भी रखती हैं। ठीक है, तो परिषद नीतियां बनाती हैं, समितियां खास मुद्दे संभालती हैं, लेकिन इन सब फैसलों को जमीन पर कौन उतारता है? यहां नगर आयुक्त का रोल आता होगा? बिल्कुल। नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर ही वो की पर्सन है जो निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाता है। वो निगम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ होता है। स्रोत साफ करता है कि परिषद और स्थायी समितियों के सारे फैसलों और पॉलिसियों को लागू करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। वो पक्का करता है कि निगम का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, कर्मचारी काम करें और सर्विसेज लोगों तक पहुंचें। और आमतौर पर ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा होता है। समझ गया। तो बड़े शहरों के लिए नगर निगम की ये पूरी व्यवस्था है जिसमें लेजिस्लेटिव, कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल साफ बटे हुए हैं। अब देखते हैं कि स्रोत छोटे शहरों या कस्बों के लिए क्या बताता है, यानी नगर पालिका। हाँ, नगर पालिकाएं उन शहरी इलाकों के लिए होती हैं जो नगर निगम जितने बड़े तो नहीं हैं, पर इतने विकसित है कि उन्हें पंचायत सिस्टम से अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की जरूरत है। स्रोत बताते हैं कि इन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नगर परिषद, नगर समिति, नगर पालिका बोर्ड वगैरह। इनकी स्थापना भी नगर निगमों की तरह ही राज्य विधानसभा या संसद के एक्ट से होती है। क्या इनका स्ट्रक्चर भी नगर निगम जैसा है या छोटे शहरों की जरूरतों के हिसाब से कुछ फर्क है? स्ट्रक्चर काफी हद तक वैसा ही है, पर एक बहुत जरूरी फर्क है। इसमें भी 3 मुख्य अथॉरिटीज हैं: परिषद, स्थायी समितियां और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ। परिषद यहाँ भी डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव विंग है, जिसमें सीधे जनता द्वारा चुने गए पार्षद होते हैं। ये लोकल मुद्दों पर बहस करती है और पॉलिसी बनाती है। स्थायी समितियां भी नगर निगम की तरह ही काम करती हैं, काम को आसान बनाने और पब्लिक हेल्थ, सड़कें, लाइट जैसे खास एरिया पर फोकस करने के लिए। और यहाँ परिषद का हेड कौन होता है? क्या यहाँ भी मेयर की तरह कोई औपचारिक प्रमुख है? यहीं पर वो बड़ा फर्क आता है। यहाँ परिषद का नेतृत्व राष्ट्रपति या सभापति, अलग-अलग राज्यों में अलग नाम हो सकते हैं, करते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि नगर निगम के मेयर के उलट नगर पालिका के प्रेसिडेंट चेयरमैन का रोल सिर्फ सेरेमोनियल नहीं होता। उनके पास अच्छी खासी एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। वो न सिर्फ मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, बल्कि नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका सीधा रोल होता है। उनकी मदद के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट या डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है। अच्छा, ये वाकई एक बड़ा अंतर है। मतलब छोटे शहरों में चुने हुए हेड के पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर होती है, शायद इसलिए कि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हाँ, ये एक वजह हो सकती है। शायद छोटे स्केल पर पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव रोल को मिलाना ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता हो। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या सीएमओ कहते हैं। ये नगरपालिका के रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसे राज्य सरकार नियुक्त करती है और ये परिषद के फैसलों को लागू करवाता है। ठीक है, तो हमने 2 मेन टाइप देखे, निगम और पालिका। स्ट्रक्चर मिलता जुलता, पर हेड की पावर में फर्क। अब स्रोत में एक और बड़ा दिलचस्प टाइप है छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड। ये नाम ही थोड़ा अलग साउंड करता है, ये क्या है? छावनी बोर्ड असल में एक बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में एक खास जगह रखता है। स्रोत बताते हैं कि ये कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाली सिविलियन आबादी के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। ये असल में मिलिट्री स्टेशंस होते हैं जहां आर्म्ड फोर्सेस के लोग और उनके ठिकाने होते हैं, लेकिन साथ ही वहां एक ठीक-ठाक सिविलियन आबादी भी रहती है। छावनी बोर्ड इन्हीं सिविलियंस के लिए लोकल गवर्नेंस का काम करता है। तो ये बाकी अर्बन लोकल बॉडीज से अलग कैसे?
क्या इसे सेना चलाती है? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे स्रोत साफ करता है। छावनी बोर्ड को केंद्र सरकार बनाती और चलाती है, राज्य सरकार नहीं। ये कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत काम करता है और सीधे केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। ये चीज इसे नगर निगमों और नगर पालिकाओं से बिल्कुल अलग बनाती है, जो राज्य सरकारों के अंडर आते हैं। अरे वाह, ये तो गवर्नेंस का बिल्कुल ही अलग मॉडल हो गया। तो जाहिर है इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। क्या इसमें सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर ही होते हैं? नहीं, इसका स्ट्रक्चर भी मिक्स्ड होता है, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री दोनों एलिमेंट होते हैं। स्रोत के मुताबिक इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिन्हें कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले सिविलियन 5 साल के लिए चुनते हैं, और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिनमें से ज्यादातर एक्स ऑफिशियो होते हैं, जैसे स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर, गैरिसन इंजीनियर वगैरह। ये नॉमिनेटेड मेंबर तब तक पद पर रहते हैं जब तक वो उस स्टेशन में पोस्टेड रहते हैं। बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो स्टेशन का कमांडिंग ऑफिसर ही होता है, जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है और मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है। तो फिर सिविलियन की चुनी हुई आवाज का नेतृत्व कौन करता है? उसके लिए भी व्यवस्था है। इलेक्टेड मेंबर्स में से ही एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, जिसका टर्म 5 साल का होता है। वो चुने हुए सिविलियन नुमाइंदों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? क्या वो भी आर्मी से होता है? यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव को कार्यकारी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। स्रोत बताता है कि इसे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये बोर्ड और उसकी कमिटियों के सारे प्रस्तावों और फैसलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। खास बात यह है कि ये ऑफिसर एक सेंट्रल सिविल सर्विस कैडर, अक्सर इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस IDES से होता है, आर्मी से नहीं। इनके काम क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ मिलिट्री जरूरतों पर ध्यान देते हैं या सिविलियन सुविधाओं पर भी? इनके काम काफी हद तक एक म्यूनिसिपैलिटी जैसे ही होते हैं, जो सिविलियन आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं। स्रोत इन्हें अनिवार्य काम जैसे पानी, सफाई, सड़कें, प्राइमरी एजुकेशन और विवेकाधीन काम जैसे पार्क बनाना, लाइब्रेरी चलाना में बांटता है। बल्कि सिविलियन आबादी के साइज के आधार पर छावनी बोर्डों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिससे उनके काम का दायरा और रिसोर्स तय होते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक ही देश में शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतने अलग-अलग मॉडल साथ-साथ चल रहे हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर के कॉम्प्लेक्स बैलेंस को भी दिखाता है। अच्छा, स्रोत में कुछ और टाइप्स का भी जिक्र है, जैसे टाउनशिप या बस्ती। ये क्या है? हाँ, बस्ती या टाउनशिप अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का एक और खास रूप है। स्रोत के अनुसार इसे आमतौर पर बड़े पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस जैसे BLL, सेल, NTPC बनाते हैं। इसका मेन मकसद होता है उन कर्मचारियों और मजदूरों को सिविक फैसिलिटीज जैसे घर, पानी, बिजली, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल देना, जो कंपनी के प्लांट के पास बनी खास हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई चुने हुए सदस्य नहीं होते। ये पूरी तरह से उस पब्लिक एंटरप्राइज के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख के लिए कंपनी ही एक नगर प्रशासक यानी टाउन एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है। तो ये एक तरह से कंपनी का मैनेज किया हुआ छोटा शहर हो गया। और पोर्ट ट्रस्ट, ये तो नाम से ही लग रहा है कि क्या करता होगा। हाँ, पोर्ट ट्रस्ट बड़े बंदरगाह वाले इलाकों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बनाए जाते हैं। जैसा स्रोत बताता है, इनके 2 मकसद होते हैं। पहला, पोर्ट्स को अच्छे से मैनेज और सुरक्षित रखना, और दूसरा, उस पोर्ट एरिया में रहने वाले लोगों को जरूरी सिविक फैसिलिटीज देना। इन्हें पार्लियामेंट के खास एक्ट से बनाया जाता है। इनमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर होते हैं। चेयरमैन आमतौर पर एक सीनियर सरकारी अधिकारी होता है। इनके सिविक काम काफी हद तक म्यूनिसिपैलिटी जैसे ही होते हैं। और आखिर में स्रोत में स्पेशल पर्पस एजेंसी SPA का जिक्र है। ये क्या है और ये दूसरों से कैसे अलग है? ये नाम आजकल काफी सुनने में आता है। ये एक बहुत ही जरूरी और आजकल के अर्बन गवर्नेंस का हिस्सा है। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जैसा स्रोत बताता है, ये एरिया बेस्ड बॉडी जैसे निगम या पालिका नहीं है, बल्कि ये फंक्शन बेस्ड यानी काम आधारित निकाय हैं। इन्हें राज्य सरकारें कुछ खास कामों या प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए बनाती हैं, जिनके लिए खास टेक्निकल एक्सपर्टीज, बड़े इन्वेस्टमेंट या फोकस्ड मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसे DDA, MHADA, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां या सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। स्रोत इन्हें सिंगल पर्पस एजेंसी या फंक्शनल लोकल बॉडी भी कहता है। तो क्या ये नगर निगम या नगर पालिका के अंडर काम करते हैं? क्योंकि ये काम तो नगर निगम भी करते हैं। नहीं, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत और कभी-कभी चैलेंज भी है। स्रोत साफ करता है कि ये राज्य विधानसभा के एक्ट से या सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं और ये ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त रूप से काम करते हैं। ये लोकल अर्बन सरकारों यानी जैसे नगर निगम या पालिकाओं के अधीन नहीं होते, भले ही इनके काम का एरिया अक्सर ओवरलैप करता हो। ये सीधे राज्य सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट को जवाबदेह होते। इससे कभी-कभी कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी की दिक्कतें भी आती हैं, जिसे गवर्नेंस का फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। तो हमने ये अलग-अलग स्ट्रक्चर और टाइप्स देखे। बड़े शहरों के लिए निगम, छोटे के लिए पालिका, मिलिट्री एरिया के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए टाउनशिप, पोर्ट्स के लिए पोर्ट ट्रस्ट और खास कामों के लिए एसपीए। इन सबका कुल मिलाकर महत्व क्या है? स्रोत अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को इतना जरूरी क्यों मानते हैं? स्रोत इनके महत्व को कई एंगल से बताते हैं, जो सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने से कहीं ज्यादा है। पहला और सबसे जरूरी, ये भारत में सरकार का तीसरा स्तर है। ये पावर और जिम्मेदारियों का असरदार विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पक्का करता है। मतलब लोकल मुद्दों का हल लोकल लेवल पर ही खोजा जा सके, जो शायद दिल्ली या राज्य की राजधानी से मुमकिन न हो। दूसरा, ये शहरी इलाकों में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हम बस वोट देते हैं, को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी सहभागी लोकतंत्र में बदलने की क्षमता रखता है। ये नागरिकों को फैसले लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल होने के मौके देता है, जैसे वार्ड समितियों या मोहल्ला सभाओं के जरिए। हालांकि इनका अमल अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तीसरा, ये शहरी कम्युनिटीज को सशक्त यानी एम्पावर करता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और वे लोकल गवर्नेंस पर असर डाल सकते हैं, तो वे ज्यादा जिम्मेदार और एक्टिव नागरिक बनते हैं। इससे जमीनी स्तर पर ऐसी प्लानिंग में मदद मिलती है जो असल जरूरतों पर आधारित हो। स्रोत में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन का भी जिक्र है। वो पहलू कितना जरूरी है? वो बेहद जरूरी है और स्रोत उसे साफ तौर पर हाईलाइट करता है। इन निकायों में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और खासकर महिलाओं जैसे ग्रुप्स जो पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण कंपलसरी है। ये सिर्फ नुमाइंदगी का मामला नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक ताकतवर जरिया है। ये पक्का करता है कि इन ग्रुप्स की आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों को पॉलिसियों में शामिल किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी और सर्विसेज पर इसका क्या असर पड़ता है? स्रोत बताते हैं कि ये निकाय सिविक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। जब सरकार नागरिकों के करीब होती है तो उसकी जवाबदेही नेचुरली बढ़ती है। नागरिक अपने पार्षदों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। साथ ही ये माना जाता है कि लोकल बॉडीज लोकल हालात और ज़रूरतों को बेहतर समझती हैं, जिससे पब्लिक सर्विसेज जैसे पानी, सफाई, हेल्थ, एजुकेशन की डिलीवरी और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लागू करने की एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है। और क्या ये भविष्य के लीडर्स को तैयार करने में भी मदद करता है? हाँ, ये एक और जरूरी पॉइंट है जो स्रोत उठाता है। ये निकाय उभरते हुए शहरी नेतृत्व के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करते हैं। पार्षद, मेयर या चेयरमैन के तौर पर काम करने से लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल क्षमताएं डेवलप होती हैं। उन्हें बजट बनाना, प्लानिंग करने, लोगों को मैनेज करने और पब्लिक डीलिंग का तजुर्बा मिलता है, जो उन्हें भविष्य में राज्य या नेशनल लेवल पर बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत इन शहरी स्थानीय निकायों को सिर्फ सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइट मैनेज करने वाली एजेंसियां नहीं मानते, बल्कि ये जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने, डेवलपमेंट को ज्यादा इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनाने, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाने और भविष्य का नेतृत्व तैयार करने वाले बहुत जरूरी संस्थान है।